सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पिछले वर्षों में आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। उसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, 2 नंबर वाले भी, 5 नंबर वाले भी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बताइए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, √16, √36, √48 और √64। सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का, क्या होगा। ओके, मनीष का आंसर आ गया है, मोहित का आंसर आ गया है सी। वेरी गुड। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अपरिमेय संख्या से मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जिनको हम, अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जहां P और Q क्या है, बताएगा कोई मुझे? P और Q क्या होते हैं यहाँ पर? P और Q यहाँ पर क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है, और जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो आप एक एक करके चेक करो। सबसे पहले हम बात करें अगर √16 की, तो √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/1। तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख पा रहा हूँ और दोनों पूर्णांक हैं, यानी ये मेरी परिमेय संख्या। √36, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 6। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6/1। अब 6 और 1 दोनों पूर्णांक है, तो ये भी मेरी परिमेय संख्या। अब इसको देखते हैं पहले, √64। √64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8/1। 8 और 1 दोनों पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या। लेकिन √48 को, पहली बात तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आएगी। 48 का वर्गमूल कोई भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप इसको P/Q के रूप में लिखना चाहो तो देखो आप लिख सकते हो, लेकिन √48 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो √48 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, 36 की पावर 1/2 का मान क्या होगा? 1 नंबर में ये पूछा गया था, 36 की पावर 1/2। ओके, मनीष का आंसर आया है 6। बाकी बाकी लोग बताइए। 36 की पावर 1/2, मोहित का आंसर भी ए आया है। हाँ जी, आरती का आंसर भी ए आया है। वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आपको जब वर्ग और वर्गमूल टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी की भी पावर अगर 1/2 हो, मानो x की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा। माना x है और उसकी पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? x पर अंडर रूट चढ़ जाता। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर x है, इसकी पावर 1/3 है, तो इसका मतलब क्या होता है? x का घनमूल निकालना। याद आया सभी को? ये दोनों चीजें मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इनमें पढ़ाई थी। याद आया? ठीक है, जब किसी की पावर 1/2 हो तो उसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट। जब किसी की पावर 1/3 हो तो उसका मतलब क्या होता है? घनमूल। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। तो मुझे क्या चाहिए? 36 की पावर 1/2। तो 36 की पावर 1/2 का मतलब क्या है? 36 की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि मुझे क्या निकालना है? 36 का वर्गमूल। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 6। ठीक है, क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं, हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्योंकि आप लोग लेट थे तो आपके 2 क्वेश्चन मिस हो चुके हैं। तो क्लास में टाइम से आप आया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए, आपको बताना है px बराबर 2x+5 का शून्यक होगा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको एक बहुपद दिया हुआ है,
2x+5, इसका आपको क्या निकालना है? शून्य। तो शून्य क्या होता है ये आपको मैंने बताया था जब बहुपद पढ़ाया था। शून्य क्या होता है ये बताया था मैंने आपको, बताइए। शून्य का आपको यहां पर निकालना है, जिसको हम जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। द जीरो पॉलिनोमियल, शून्य। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। कैसे निकालते हैं शून्य? कैसे निकालते हैं शून्य, बताइए। बी। ओके, बाकी लोग बताएं। अच्छा, नोटबुक में सॉल्व करते रहना, मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है और मैंने सोचा कि आज आपकी लास्ट क्लास है तो आपको आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस जो आते हैं उनका आइडिया थोड़ा आपको लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ से आइडिया लगेगा। यस, शून्य बताना है, -5/7। ओके, बाकी लोग भी आंसर दें, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया, मनीष का। शून्य क्या होते हैं आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है एग्जाम्स की, ठीक है। आज आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन ही हम ऐसे कर रहे हैं। शून्य क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। इसके बाद क्लास होगी, लेकिन वो होगी जब आप 10th क्लास में आ जाओगे, यानी आपके एग्जाम्स के बाद होगी। शून्य का मतलब क्या होता है कि शून्य क्या होता है? वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, यही बताया था मैंने शून्य क्या होता है, ठीक है। वो वैल्यू या वो संख्या या वह मान जिसके लिए ये जो बहुपद है, कौन सा, पी एक्स, ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो यानी मुझे क्या करना है? पी एक्स को जीरो करना है, पी एक्स को जीरो करना है। पी एक्स का मान क्या है? 2x+5 बराबर जीरो, ठीक है। आप देखो ना शून्य क्या होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और ऐड कर लो, चर का वह मान, चर का वह मान, ठीक है। चर का वह मान, चर का वह मान यानी एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये जीरो हो जाए। तो मैं एक्स की वो वैल्यू निकाल देंगे, क्या कर दूंगा, इसको जीरो के बराबर रख दूंगा, मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो चर का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, तो यहां से 2x बराबर कितना आया? -5। 2x बराबर -5 और x बराबर क्या आया? -5/2। तो जब आप x बराबर -5/2 इसमें रखोगे ना, तो ये शून्य हो जाएगा, इसीलिए -5/2 क्या होगा? शून्य होगा बहुपद पी एक्स का। बताइए कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए। अगर सभी को क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण कहलाते हैं? न्यून कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण या प्रतिवर्ती कोण। बहुत अच्छे से आपको ये चीजें पढ़ाई गई थी, बताइए। तो अब मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने कितने ध्यान से पढ़ा था। अभी तो सिर्फ मनीष ही ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर दिए हैं मुझे, या आरती ने आंसर दिया था और मोहित ने आंसर दिया था शुरू में। पिछले क्वेश्चन का तो बस मनीष ने ही दिया था, बताइए। ओके, सुमित ने आंसर दिया है बी, मनीष ने आंसर दिया है बी, वेरी गुड। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण कहलाते हैं? बी, वेरी गुड, गलत है। बी गलत है। हाँ जी, ए, सी, सी। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई थी, न्यून, पूरक, संपूरक, प्रतिवर्ती, सब कुछ पढ़ाया था। तो देखो, न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, पूरक होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं पूरा, ऐसे दो कोण
जिनका योग 90 डिग्री हो। संपूरक होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। प्रतिवर्ती होते हैं जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे चारों, मतलब बताए तो बाकी भी थे, समकोण, अधिक कोण, वो भी बताए थे। तो आप लोगों ने शुरू में आंसर दिया था पूरक, तो इन दोनों में अंतर आप क्लियर कर लो अपना। पूरक में जो होता है कोणों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक में होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है ऐसे कोण कहलाते हैं, तो ऐसे कोण कहलाते हैं संपूरक। ठीक है, याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है। तो अगर आप देखो, या तो दो कोणों का योग 90 डिग्री आपने पढ़ा है या 180 डिग्री आपने पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा, दो कोणों का योग 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखो। पूरक संपूरक में देखो, पूरक में कितने अक्षर है, 3 अक्षर, संपूरक में 4 अक्षर है। तो कम किसमें है, पूरक में 3 ही है ना, तो इसका कोण भी कौन सा होगा, इन दोनों में से कम वाला। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो पूरक। संपूरक में 4 अक्षर है, संपूरक में 4 अक्षर हैं। ठीक है, तो 4 तो 3 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा 180 हो गया। ठीक है, तो ज्यादा अक्षर वाले के लिए ज्यादा वाला कोण, कम अक्षर वाले के लिए कम वाला कोण, ऐसे आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हो। तो पूरक में 90 डिग्री होता है योग और संपूरक में 180 डिग्री। साउंड स्लो है, अच्छा मेरी आवाज सभी को स्लो आ रही है क्या, मैं तो उसी स्पीड से बोल रहा हूँ। बता दो एक बार, मेरी आवाज सभी को सही आ रही है, आवाज सभी को क्लियर है। ठीक है किरण, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपके फोन में, ठीक है, क्योंकि हाँ मैं उसी स्पीड से बोल रहा हूँ। चल, तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ। 180 डिग्री जिन कोणों का योग होता है उनको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर दीजिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यह निम्नलिखित में से सर्वांग समता का कौन सा नियम है। Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. Which rule of congruence it is? ठीक है, एक नंबर में ये पूछा गया था, चार ऑप्शंस आपके पास हैं। तो एक स्टेटमेंट, एक कथन आपको दिया गया है, इस कथन को, इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा नियम इस स्टेटमेंट पर लागू होता है। सी, मनीष का आंसर आया है सी, सुमित का आंसर आया है सी। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा। आरती का आंसर भी सी आया है। ओके, किरण का भी आंसर सी है, मोहित का भी आंसर सी है। तो आप अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो आपको यहां पर साफ साफ लिखा दिखेगा, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तो दो भुजाएं मतलब दो एस, एस से मतलब क्या होता है, साइड, मतलब साइड मतलब होता है भुजा, ये भी भुजा। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, यानी अंतर्गत से मतलब है इनके बीच में क्या आना चाहिए, कोण, कोण मतलब एंगल यानी ए का मतलब है कोण। तो आपको आपका आंसर मिल चुका है SAS। ठीक है, तो कौन सी सर्वांग समता का ये नियम है, SAS का। तो दो भुजाएं हैं उनके अंतर्गत यानी उनके बीच में एक कोण आ रहा है, एंगल ए। ठीक है, ए से हम कोण को डिनोट करते हैं और एस से भुजा को। ठीक है, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड। हिंदी में बोले अगर तो भुजा, कोण, भुजा। क्लियर हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कोई डाउट हो तो पूछिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। समझ आया सभी को, यस और नो। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को करिए। किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा, बताइए।
बताइए कितना होगा क्षेत्रफल यदि आपको किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार आपको दिया हुआ है, आपको बताना है क्षेत्रफल कितना होगा। एरिया आपको निकालना है त्रिभुज का। निकालिए, कैसे निकालेंगे। डी। ओके। ए। ओके। डी। वेरी गुड। सी। वेरी गुड। वेरी गुड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आंसर कर रहे हो, इसलिए नहीं बोल रहा कि आपके आंसर सही है, वो जरूरी नहीं है आपके आंसर सही हो, मैं अभी बताऊंगा कि इसका आंसर सही है, पहले आप लोग आंसर ले लो अपने। तो किरण ने आंसर दिया है डी, आरती ने आंसर दिया है ए, मोहित ने आंसर दिया है डी, मनीष ने आंसर दिया है सी। बाकी लोग भी आंसर दें। आपको निकालना है क्षेत्रफल। बस आंसर देना है भाई मनीष। उस क्योंकि मुझे देखना है कि बाकी लोग आंसर कर रहे हैं या नहीं, तो आप लोग सिर्फ आंसर दीजिए, फॉर्मूला वगैरह कुछ मत लिखो। हाँ जी। किरण, मेहताब, आरती, रितिका। रितिका आपने तो एक भी आंसर नहीं दिया। संदीप कुमार नाम से हैं, वही आंसर दीजिए सभी लोग। अंश पार्चा नाम से हैं, आशीष राणा नाम से हैं। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सभी लोग। इतना आसान क्वेश्चन है ये, सभी को आंसर करना है इसका। 1 नंबर में पूछा गया था ये। ऊंचाई और आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप लोग खुद अपने आप को देख सकते हो, आपकी तैयारी कितनी है, आपके 10-12 दिन बाद एग्जाम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर करना है सभी को। तो आधार कितना दिया हुआ है? 8 सेंट। आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणा आधार कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 की 4 में गुणा करेंगे 12, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जब क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो मात्रक पर क्या आता है? स्क्वायर। जब आप आयतन निकालते हो तो मात्रक पर क्या आता है? क्यूब। कुछ बच्चों ने आंसर दिया बी, और वो ये बोलेंगे कि सर मैं तो सही करके आया था एग्जाम में, मेरा तो आंसर 12 आया था, लेकिन 12 के साथ आपने सेंटीमीटर लगा दिया ना, तो इसलिए गलत हो गया। तो ये जो मात्रक है, कौन सा लगाओगे? क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल में मात्रक पर स्क्वायर आता है। क्यों आता है ये मैंने आपको यहाँ बताया। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलिए। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन बताना है। घन का किनारा आपको दिया हुआ है, करिए सॉल्व इसको। कैसे बताओगे किनारा? देखो अभी तक आपने देखा होगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है सारे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल हो? कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सब फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ए। ओके, मनीष ने आंसर दिया है ए, सुमित ने आंसर दिया है ए, बाकी लोग? संदीप कुमार नाम से हैं, इन्होंने भी आंसर दिया है ए। बताइए। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है,
तो आयतन कितना होगा? मोहित ने आंसर दिया है ए। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? संदीप कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताएं कैसे सॉल्व किया। नोटबुक दिखाइए अपनी, संदीप कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। सर मेरा कैमरा खराब है। अच्छा, तो फॉर्मूला बता दो कौन सा लगाया। ए। ए? यस। फॉर्मूला फॉर्मूला आपने लगाया ए, या आप अपना ऑप्शन बता रहे हो सही? फॉर्मूला कौन सा लगाया इस क्वेश्चन में आपने? मैं ये पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन बताएगा भाई? ठीक है, सुमित बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें। ए का क्यूब। ए का क्यूब, वेरी गुड। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का। एक घन है, क्या है? एक घन है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है? घन का एक किनारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो मान लो ये 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इसकी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये घन है और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? आयतन, क्योंकि हमसे आयतन पूछा गया है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? ए का क्यूब। ए क्या होता है? हमारी भुजा। ठीक है, या हम सिंपल इसको ये लिख सकते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर का क्यूब। 12 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उसकी सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब। 12 की 12 में गुणा करोगे तो 144 गुणा 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आया? आयतन आया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगले सवाल में पूछा गया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बताओ। जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे फॉर्मूला बताएगा। पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लो। फॉर्मूला किसी को नहीं बताना है चैट बॉक्स में, जिसका मैं नाम लूंगा वही बताएंगे। आप पहले इसको सॉल्व करिए। आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर किसी गोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। बताइए। किस किस को याद है फॉर्मूला? हैंड रेज कर लो एक बार। हैंड रेज कर लो एक बार, किस किस को फॉर्मूला याद है इसका? मनीष एंड सुमित को याद है, बाकी बाकी लोग क्या होता है फॉर्मूला गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का? ठीक है, मोहित को याद है, बाकी लोग बताएं। ठीक है, चलो मोहित बताइए क्या होगा फॉर्मूला गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का? मोहित आपने हैंड रेज किया। 2 पाई आर एच? नहीं। मनीष आप बताइए। 4 पाई r²। 4 पाई r², वेरी गुड। ठीक है, तो गोला है, बेलन का होता है जो आपने बताया, वो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है मोहित, जो आपने बताया 2 पाई आर एच। ठीक है, वो बेलन का क्या होता है? वक्र पृष्ठ। हमें क्या बताना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई r²। तो यहाँ पर आपको व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है, बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हो, 14 की आधी 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा?
क्योंकि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए यानी सरफेस एरिया चाहिए। तो कितना होगा, 4 गुना पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया तो 88 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप लोग देख सकते हो फॉर्मूले याद होने कितने जरूरी हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूले बेस्ड ही आएंगे, तो फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले याद करके जाना भाई। एक एक नंबर के भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर से ही घड़ा भरेगा आपके नंबरों का। उसके बाद फिर कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 3-4 पार्ट उसमें पूछ लेते हैं। तो जिसको मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं, फॉर्मूले सारे याद करके जाना, हर चीज का फॉर्मूला याद करके जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि आधे से ज्यादा पेपर के जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले बेस्ड ही आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट। सर आपने लास्ट में क्यूब लगा दिया। अच्छा सॉरी, स्क्वायर आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आ गया स्क्वायर। चलिए इसको करिए सॉल्व। इसमें आपको बोला गया है यदि किसी घनाभ का आयतन 3x² - 12x है तो इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक होंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कोई घनाभ है जिसका आयतन आपको 3x² - 12x दे रखा है, तो इसके विमाओं के लिए संभव व्यंजक आपको बताना है। बताओ कैसे करोगे, सोचो। हाँ जी, करिए सॉल्व। आसान है ये भी, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चों का एक भी आंसर नहीं आया है भाई। जिनका एक भी आंसर नहीं आया है कम से कम गलत तो आंसर दो, सही तो छोड़ो गलत ही दे दो। कम से कम मुझे ये तो लगे कि आप लोग क्लास में ध्यान दे रहे हो, है ना। ओके, मोहित ने आंसर दिया है डी, इनमें से कोई नहीं। संदीप कुमार नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है ए। वंदना ने आंसर दिया है सी। ओके, डी, ए और सी, 3 आंसर आ चुके हैं। चलो बी भी आ गया। आरती ने आंसर दिया है बी, डी। आशीष राणा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है इनमें से कोई नहीं। सुमित कश्यप ने भी बोला है इनमें से कोई नहीं। मनीष आपको क्या लगता है? कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन है। इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो ऑप्शन से कर लो। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है आयतन दे रखा है घनाभ का। वैसे इसका सही आंसर बी है, घनाभ का आयतन। और जो बी आंसर दिया है सिर्फ एक स्टूडेंट ने दिया है, आरती ने। घनाभ का जो आयतन होता है वो, अच्छा पहले इसमें दिया क्या हुआ है ये देखो। घनाभ का आयतन दिया है 3x² - 12x। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक चीज कर सकते हो पर अब पता नहीं वो तो। ठीक है मनीष, आप इसमें एक चीज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप इसमें कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आ सकता है इसमें से, 3x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3x। जब 3x कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 4। बताओ ये चीज क्लियर हुई? सभी को कॉमन लेना तो आता ही होगा आप लोगों को। इन दोनों पदों में, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3x। यहां पर x बचा, माइनस माइनस यहां पर 4 बचा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 गुणा x गुणा x - 4। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H। अगर आप इन दोनों की तुलना करो, L, B और H क्या है, यहां पर विमाएं हैं। यही तो होती है विमाएं, L, B और H क्या होती है, विमाएं होती हैं ये। तो आपको यही बताना है कि विमाएं क्या होगी। जब आप इन दोनों की तुलना करोगे तो 3 गुणा x गुणा x - 4 इन तीनों की गुणा हो रही है, L गुणा B गुणा H इन तीनों की गुणा हो रही है।
तो यहां से आपको क्या मिला, इन तीनों में से कोई एक लंबाई हो गई, है ना, इन तीनों में से कोई एक लंबाई होगी, इन तीनों में से कोई एक चौड़ाई होगी, इन तीनों में से कोई एक ऊंचाई होगी, तभी तो इन तीनों में गुणा हो रही है। ठीक है, एल गुणा बी गुणा एच, हम ये नहीं कह सकते एल यही होगा या ये होगा या ये होगा, नहीं, इनमें से कोई भी हो सकता है, बी इनमें से कोई भी हो सकता है, एच इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमें तो विमाएं चाहिए, तो विमाएं क्या आ गई, पहली विमा क्या आ गई 3, दूसरी क्या आ गई x, और तीसरी क्या आ गई x-4। ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। एक तरीका तो ये है इसका करने का, और एक दूसरा तरीका सिंपल तरीका है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 3x और x+4, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का गुणा, इन तीनों की गुणा करके देख लो, इन तीनों की गुणा अगर ये आ रही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आपको पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विमाएं दी हुई है 3x और x+4, फॉर्मूला क्या होता है L गुणा B गुणा H, यानी इन तीनों की गुणा, मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, इन तीनों की गुणा करोगे तो आयतन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा ये, इसकी जब गुणा करोगे तब ये आयतन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बताओ समझ में आया या कोई डाउट है तो पूछ लो, बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। सभी लोग मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, चलो करके दिखा दूंगा भाई। 3x x+4, जैसे ये दिया हुआ है ऑप्शन ए। ठीक है, मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, मान लो आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है L गुणा B गुणा H, किसका आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या है, L गुणा B गुणा H। तो L कितना माना मैंने 3 गुणा B कितना माना x गुणा x+4, इनकी गुणा आप लोग आसानी से कर सकते हो, 3 की x में गुणा करोगे तो 3x गुणा x+4। अब 3x की अंदर गुणा करोगे, 3x की अंदर गुणा करोगे, पहले x में होगी 3x गुणा x, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस, फिर 3x की गुणा 4 में होगी 3x गुणा 4, 3x की x में गुणा करोगे तो 3x² प्लस 3x की 4 में गुणा करोगे तो 12x। तो आयतन कितना आया, 3x² प्लस 12x। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 12x, यानी ये भुजाएं नहीं है। अगर ये तीनों भुजाएं होती वो तो आयतन ये आना चाहिए था, लेकिन आयतन ये नहीं आ रहा, आयतन क्या आ रहा है 3x² प्लस 12x। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब अगले में देखो, अगला क्या है 3x-4 और x। ठीक है, तो 3 यहाँ प्लस की जगह बस माइनस है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ गया, और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ गया, और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ गया। तो क्या है 3x² माइनस 12x, तो 3x² माइनस 12x ही तो आयतन आ रहा था, तो यही होंगी वो तीन विमाएं, यानी ऑप्शन बी। अब आया समझ में, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 5, -7 कौन से चतुर्थांश में है। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़े होंगे चतुर्थांश, बताइए। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिंदु 5, -7 कौन से चतुर्थांश में है। पहले आप लोग आंसर दें, कौन से चतुर्थांश में आता है 5, -7। 4 चतुर्थांश होते हैं, हाँ जी। एक मिनट और है आपके पास, बताओ। ओके, सुमित ने बोला है चौथे चतुर्थांश में। ओके, सही गलत मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग अपने अपने आंसर दे दो जो भी आपको लग रहा है। सुमित का आंसर आया, मैंने बोला फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बाकी स्टूडेंट्स को क्या लगता है कौन से में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। कितने चतुर्थांश होते हैं हमारे,
चतुर्थांश होते क्या पहले ये समझ लेते हैं। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जैसे ये हो गया मान लो, ठीक है, इसमें जो ये काले रंग की रेखा है इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये होता है हमारा एक्स अक्ष। थर्ड में, ओके, मनीष बोल रहे हैं थर्ड में, आरती बोल रही है थर्ड में, तो सुमित का आंसर सही है, फोर्थ में होगा। ये हो गया मेरा एक्स अक्ष, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वाई अक्ष। तो आपको पता ही है ये सब चीजें तो, कि इधर प्लस वाली संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस वाली होती है -1 -2 -3 -4, ऊपर प्लस वाली होती है 1 2 3, नीचे माइनस वाली होती है -1 -2 -3। ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हैं या नहीं, जल्दी बताओ, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर है या नहीं? -1 -2 -3, ठीक है। अब आपको चार यहाँ पे चतुर्थांश दिखेंगे। पहला चतुर्थांश ये है फर्स्ट, सेकंड चतुर्थांश ये है सेकंड, थर्ड चतुर्थांश ये है थर्ड, फोर्थ चतुर्थांश ये है फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ओके। अब आप ये देखो, पहले चतुर्थांश में एक्स कैसा है, पहले एक्स आता है ना, आपने ये चीज पढ़ी होगी, ब्रैकेट के अंदर पहले क्या आता है, एक ब्रैकेट लगता है, जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक आते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक आता है। तो एक्स कैसा है, प्लस में है तो प्लस, वाई कैसा है चतुर्थांश में प्लस में है तो दोनों प्लस। सेकंड में जब आप देखोगे एक्स कैसा है माइनस का, वाई कैसा है, देखो एक्स कैसे है एक्स कैसा है माइनस का, वाई कैसा है प्लस का, तो माइनस कॉमा प्लस। इसमें आप देखोगे एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, तो दोनों माइनस, यानी माइनस कॉमा माइनस। इसमें आप देखोगे एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, तो प्लस कॉमा माइनस, एक्स प्लस का वाई माइनस का। ये समझ में आया सभी को? ये चीजें क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में एक्स प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो प्लस कॉमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट दूसरे चतुर्थांश में एक्स माइनस का है तो माइनस, पहले एक्स वाला लिखते हैं हम तो माइनस, वाई प्लस का है तो प्लस। तीसरे में एक्स भी माइनस का है तो माइनस, वाई भी सारे माइनस के आ रहे हैं तो माइनस। चौथे में एक्स कैसा है प्लस का तो प्लस, और वाई कैसा है माइनस का तो माइनस। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 कॉमा -7, आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 5 कॉमा -7, यानी एक्स कैसा है प्लस का और वाई कैसा है माइनस का। प्लस कॉमा माइनस किस में आ रहा है, फोर्थ में, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, फोर्थ में होगा, ये आपका आंसर है, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। क्लियर हुआ सभी को? तो इसको आप याद रखना, मैं तो कहूंगा याद रखने की बजाय इसको समझ लो, याद की हुई चीज भूल जाओगे, समझी हुई चीज कभी नहीं भूलोगे, कि फर्स्ट में ही क्यों आता है, सेकंड में क्यों आता है, थर्ड में क्यों आता है, फोर्थ में क्यों आता है, ठीक है, बताओ। और याद रखने का भी तरीका बता दो, अगर आपको याद ही रखनी है ये चीज, समझनी नहीं है तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो याद कैसे रख सकते हो, पहला और तीसरा याद कर लो आसानी से। पहले और तीसरे में, पहले में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं, पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, ऐसे याद रख सकते हो। पहले में देखो सिंपल याद रखने का तरीका, 2 लाइन खींचो, पहले में प्लस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस। अब इस प्लस के नीचे लगाओ प्लस, फिर लगा दो माइनस, इस माइनस के ऊपर लगाओ माइनस, फिर लगा दो प्लस। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तरीका समझ आया? देखो पहले और तीसरे में तो दोनों एक जैसे हैं, पहले में दोनों प्लस प्लस के होते हैं, तीसरे में दोनों माइनस माइनस के होते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें इन दोनों में अलग अलग होते हैं, प्लस के नीचे प्लस और उसके साथ माइनस, माइनस के ऊपर माइनस उसके साथ प्लस, ठीक है। हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो, ओड इज सेम, इवन इज डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट कैसे, ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना मनीष। डिफरेंट में
पता चला यहाँ प्लस माइनस कर दिया है, माइनस प्लस कर दिया, है ना। तो आपका आपकी मर्जी है, आपको जैसे अच्छे से याद हो, मैंने तो आपको बता दिया है, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा याद करने की वजह इसको समझ लो जो मैंने अभी आपको समझाई चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, बिंदु 0,0 जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बताओ। ये बिंदु है वो जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई इसको? निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या होता है भाई, हिंदी में बताओ। जी। हाँ जी बताइए। मूल बिंदु। मूल बिंदु, वेरी गुड, ठीक है। तो 0,0 को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु। क्लियर? मूल बिंदु या ओरिजिन क्या होता है? जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिसको हम 0,0 भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए ये 5 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? पांच नंबर का क्वेश्चन है ये मैंने आपको कराया था शंकु वाले चैप्टर में, एक्सरसाइज के अंदर। बताइए, पहले तिर्यक ऊंचाई निकालिए, कितनी आएगी? तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला कौन बताएगा, किसको याद है? तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला जिसको याद है हैंड रेज करिए अपने। इज इक्वल मैंने टू मैंने ये कहा हैंड रेज करिए, मैंने ये कहा हैंड रेज करिए, बताना नहीं है, हैंड रेज करना। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला जिस जिसको याद है भाई, वाह बहुत बढ़िया। किसी बस मनीष, आपका हैंड रेज नहीं हो रहा, आपने फॉर्मूला तो बता दिया। मनीष एंड सुमित, भाई पढ़ लो, है ना, 15 दिन बाद एग्जाम है आपके, फॉर्मूले याद कर लो। मोहित, ओके। और किसी को याद है क्या इन तीनों के अलावा? मोहित, मनीष एंड सुमित के अलावा किसी को याद है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? शंकर, आशीष राणा नाम से हैं, किरण है, मेहताब, आरती, संदीप कुमार नाम से हैं। याद है भाई किसी को? चलो मोहित बता दो भाई क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। माइक ऑन करके बता सकते हो, लिखने में तो टाइम लगेगा। एक शंकु है, इस चैप्टर को हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको अभी तक याद नहीं हुआ, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। 10 मीटर ऊंचा है, यानी एच बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, और त्रिज्या आर बराबर दी हुई है 24 मीटर। आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मोहित ने लिखा है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें रख दो। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। एल स्क्वायर बराबर कितना आया? 676। एल बराबर कितना आया? अंडर रूट 676।
और 676 का वर्गमूल कितना होता है बताओ? आता है वर्गमूल निकालना सभी को? ये भी सिखाया था मैंने। पहले इसके अभाज्य घनखंड कर दीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 निम 18, 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। तो इनका इनका पेयर बनेगा, इनका पेयर बनेगा, तो एल कितना आया? 2 गुणा 13 बराबर 26 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? तिर्यक ऊंचाई। बताओ, कोई डाउट इसमें किसी को? इसके बाद क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? इसके बाद पूछा गया है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 1 मिनट 26 सेंटीमीटर आएगा ना, स्क्वायर नहीं आएगा सुमित। आपको क्या बोला गया है? कैनवास जो इसके वक्र पृष्ठ पर जो कपड़ा लगा है उसकी लागत बतानी है। तो वक्र पृष्ठ का पहले क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, यानी पहले CS से निकाल लेता हूं। तो वो क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 24। एल कितना है? 26। इनकी गुणा कर लीजिए तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 44 और 8 52 गुणा 26/7। 528 की 26 में गुणा करेंगे तो 6 अट्ठे 48, हासिल में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल में 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 8, 6 और 6 12, हासिल में 1 7 3, तो 13,728/7। ये आपका क्या आया? क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में? मीटर स्क्वायर में। क्लियर सभी को? ये मीटर आएगा वही। क्लियर सभी को? बताओ यहां तक। अब आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या है? 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 70 रुपए। तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी? 70 गुणा 13,728/7। 7 एकम 7, 7 धम 70। तो कितना बचा? 1,37,280 रुपए। 1,37,280 रुपए। ठीक है, तो ये क्या होगा? कुल खर्चा होगा उस पर कैनवास लगवाने का। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, एक्सरसाइज जब आपको करा रहा था मैं, शायद पिछली क्लास में ही कराया था। बताओ, कोई डाउट? बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास में है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां पर देखो त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला लगा है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, वो तो आपको मतलब इन क्वेश्चंस में करनी ही पड़ेगी। इसमें फॉर्मूला लगा पाई आर एल का, यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ गुणा ही तो किया, गुणा करके 70 की गुणा की है। ये आपको पता ही है। 1 मीटर स्क्वायर की लागत दी है, तो बाकी का कैसे निकालना है? ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ, कल परसों मतलब परसों की क्लास में हमने ये किया था। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए। 2 नंबर में आप पूछा गया था ये। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। 2 नंबर में ये पूछा गया था 2018 में। बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, व्यास है, सॉरी व्यास आपको निकालना है, ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। करिए सॉल्व और बताइए क्या आंसर आएगा इसका सभी लोग। मुझे ये लगता है कुछ बच्चे बस क्लास ज्वाइन करके एक तरफ रख देते हैं मोबाइल फोन, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। जैसे नाम ले लेता हूं उनके जो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। शंकर, शंकर ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मेहताब ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया।
आशीष राणा नाम से इन्होंने 1-2 क्वेश्चन का ही आंसर दिया है। ये 3 बच्चे हैं जो बहुत ही कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं भाई। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो क्वेश्चन के आंसर करना शुरू कर दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से करिए सभी लोग। 2 सेंटीमीटर। ओके, मनीष का आंसर आया है, मोहित का आंसर आया है, संदीप कुमार नाम से हैं, इनका आंसर आया है 2 सेंटीमीटर सभी का। वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा, मैंने कराया था। आपकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन है, जहां पर वक्र पृष्ठ आप निकालना सीख रहे थे बेलन का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई h दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr(h). अब देख लो, फॉर्मूलों का खेल है सब। बराबर 88, फॉर्मूले याद है तो सब हो जा रहा है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r मुझे निकालना है 14 बराबर 88। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो r बराबर कितना आया, 88। अच्छा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो गया। 88 r बराबर 88। तो r बराबर यहां से कितना आएगा, 88/88, यानी 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्यास पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्यास। व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना, यानी 2 गुना r, यानी 2 गुना 1, यानी 2 सेंटीमीटर। बताओ, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद कराया था जब लाइंस एंड एंगल आपका टॉपिक चल रहा था। तो जल्दी से बता दो क्या मान होगा एक्स वाई और जेड का, सभी लोग कराया था ना ये क्वेश्चन? हाँ जी बताओ, यस और नो, कराया था ना ये? एक्स वाई और जेड का मान बताना है। लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण का 4 नंबर में ये पूछा गया था। अपना माइक बंद रखो भाई, माइक किसका ऑन है? हाँ जी बताइए। y बराबर 55, वेरी गुड। 125 डिग्री क्या आया है भाई सुमित? ठीक से करो भाई मनीष, 55 नहीं आएगा भाई। देखो, ये z बन रहा है, ये z बन रहा है। ठीक है, अगर ये 55 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 55 होगा। होगा, क्यों? एकांतर अंतः कोण। तो कोण एफ ई बी बराबर होगा कोण ए बी ई बराबर 55 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। अब एक सीधी रेखा है ये जो है एक सीधी रेखा है ना, ये एक सीधी रेखा है, तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। ये पूरा कोण क्या होगा, 180 डिग्री। यहां से यहां तक कितना है, 55। तो बाकी कितना बचा, x बराबर कितना बचा, 180 माइनस 55, तो 125 डिग्री। वेरी गुड मोहित। ठीक है, तो ये कितना आया, 125। अब x और y क्या है, संगत कोण है। संगत कोण है ना ये, दोनों यस सर। तिर्यक रेखा के नीचे हैं x और y। मैं ये सब हटा रहा हूं, देखो x का है इसके नीचे है तिर्यक रेखा के, y का है तिर्यक रेखा के नीचे है, x का है
अपनी वाली लाइन के ऊपर है, y कहाँ है, अपनी वाली लाइन के ऊपर है। तो संगति एक जैसी है, तो x और y क्या होंगे, संगत कोण। तो y भी कितना हो गया, 125 डिग्री। तो x भी 125 डिग्री, y भी 125 डिग्री। अब क्या बचा, z। z कैसे निकालोगे, देखो z ऐसे निकाल सकते हैं हम, ये कितना आया था, ये 55 डिग्री आया था ना, ये कितना है 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 55 प्लस 90 प्लस z बराबर 180 डिग्री। 55 प्लस 90 प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो z कितना आया, 180 माइनस 145 यानी 35 डिग्री। तो z कितना आया, 35 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को। ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 55 है, तो ये कितना बचा, 180 में से इसको माइनस कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब समय जो है समाप्त हो चुका है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे लेकर आया था आपके लिए, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं बचा है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो x का मान 125 डिग्री, y का 125 डिग्री और z का 35 डिग्री। ठीक है, तो इस क्लास को हम अब यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे जब भी आपकी एग्जाम्स के बाद क्लास शुरू होगी। ओके, चलिए।